हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 8 जो है, उसमें भी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, जिसको हमने एक सीक्वेंस एक सीरीज़ में सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एड्स के बारे में। इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। एंड अगर यदि मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं कि कल का जो वीडियो था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी जो है उसमें पढ़ा था। इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी जो है उसमें भी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कल के वीडियो में। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड आज का जो टॉपिक है जिसमें हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स जो है वो क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके बाद इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, नंबर जो है उसका कॉपी नंबर जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, मीन्स अपनी प्रोजेनी को कैसे इंक्रीज करता है, साथ ही साथ प्रिवेंशन क्या है एड्स के, ये सारी चीज़ें भी हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो ये डिजीज़ है एड्स, तो ये एक्चुअल में इसमें क्या होता है। तो एड्स जो डिज़ीज़ है, अगर यदि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि अगर यदि उसको कोई अदर इन्फेक्शन भी हुआ, इवन फीवर भी हुआ या कॉमन कोल्ड जैसा इन्फेक्शन भी हुआ, तो वो उसके अगेंस्ट भी फाइट करने में एबल नहीं होता है। सो इस पर्टिकुलर डिजीज़ में इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है एड्स में। सो अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम फेल्स, जो भी कोई इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहा होगा उसका इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इस वजह से वो क्या है कि फेल ही हो जाता है एक तरीके से। अब ये जो हम बोल रहे हैं एड्स, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये जो फुल फॉर्म है इसमें हम 1 by 1 टर्म्स जो यूज़ किए जा रहे हैं इनका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो से हमें समझ में आता है कि इम्यून सिस्टम की बात की गई है। डेफिशिएंसी मीन्स लैक, मीन्स किसी चीज़ की कमी। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फेल हो जाता है, जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। उसके बाद ये जो टर्म है सिंड्रोम, एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब कोई इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मीन्स डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जो हैं उसकी बॉडी शो करेगी। सो सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एंड लास्ट वन इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो है उसका हम बहुत ही इजी वे में अगर मीनिंग समझें तो दैट मीन्स कि हायर, किसी चीज़ को हायर करना। तो एक्वायर्ड मीन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है एड्स, जिसको हम एड्स बोल रहे हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, उस पीरियड में ये किसी भी स्टेज पर इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ की गई है एक्वायर्ड का मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। सो एड्स जो है इसका मतलब आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि एड्स जो है वो कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है।
तो ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। अब इसके कॉजेटिव एजेंट मीन्स किस पर्टिकुलर वायरस से ये डिजीज़ कॉज होती है, सो कॉज्ड बाय HIV। अब ये जो फुल फॉर्म, ये जो HIV है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि HIV नाम के वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके थ्रू कॉज होती है। अगर यदि हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें कि ये जो HIV वायरस है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, किस वायरल ग्रुप का मेंबर होता है, तो ये होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ग्रुप होता है वायरस का, इससे बिलोंग करता है HIV। अगर यदि हम इसके जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, RNA कंटेनिंग वायरस होता है ये HIV। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है दिमाग में या फिर क्वेरी जनरेट होती है, क्या वायरस जो है वो उसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते, RNA और DNA दोनों नहीं पाए जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें DNA भी प्रेजेंट हो, RNA भी प्रेजेंट हो। सिर्फ एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, या तो RNA प्रेजेंट होगा या फिर DNA प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते। सो कॉजेटिव एजेंट, और या फिर हम बात करें कि किसके थ्रू कॉज होता है, तो HIV नाम का वायरस होता है जो कि मेंबर होता है रेट्रोवायरस का। इसका जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, RNA कंटेनिंग वायरस होता है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो HIV है वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, DNA होता है, बोथ होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे करके, या प्रोटीन भी बोल दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये कैसा होता है, ये RNA कंटेनिंग वायरस होता है। उसके बाद अब बात की जाती है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की, ये जो डिजीज़ है इसमें एक्चुअल में क्या होता है। तो वायरस अटैक ऑन द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कॉज अ मार्क्ड रिडक्शन इन द T सेल्स लिम्फोसाइट्स ऑफ द थाइमस। यहाँ पर बात की गई है कि ये जो वायरस है, ठीक है, वायरस जो है किस सेल्स पर अटैक करता है, जो T सेल्स या फिर हम कहें T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इस पर अटैक करता है ये वायरस। और इस वायरस के अटैक की वजह से ये जो T सेल्स हैं, T लिम्फोसाइट्स हैं, इनका नंबर जो है वो बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, रिडक्शन देखने को मिलता है इन T सेल्स में। ये बात की गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। सो द वायरस अटैक ऑन द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कॉज अ मार्क्ड रिडक्शन इन T सेल्स, T लिम्फोसाइट ऑफ द थाइमस। एड्स की अगर बात की जाए कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था, कहाँ पर इसका केस मिला था एड्स का, तो वो मिला था USA में। किस टाइम पर, 1981 में USA में एड्स से इन्फेक्टेड जो केस मिला था फर्स्ट टाइम, वो था 1981 में इन USA। अब ये जो एड्स का कॉजेटिव एजेंट जिसको हम HIV के नाम से जानते हैं, तो HIV जो है वो कहाँ पर डिटेक्ट हो सकता है, कि कौन सा ऐसा सैंपल है जिसमें हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि या तो हम ब्लड के थ्रू देख सकते हैं, या सीमेन के थ्रू देख सकते हैं, सलाइवा के थ्रू देख सकते हैं, टीयर्स, यूरिन, ये कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं, इनके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं HIV जो है इसको, एड्स का जो वायरस है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, सीमेन, सलाइवा, टीयर्स एंड यूरिन के थ्रू। अब अगर यदि हम स्प्रेड की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एड्स जो है इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें टच कर ले या फिज़िकल कांटेक्ट जैसे कि हैंडशेक करना या हग करना, ये कुछ फिज़िकल कांटेक्ट हैं, टच करने,
ऐसे एड्स नहीं फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, या फिर क्या कहते हैं, हमने किसी एक पर्सन की यूज की हुई निडल सिरिंज जो है उसको यूज़ किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एड्स के वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन माइनर मेयर टच हो गया या फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि हग कर लिया या फिर हमने हैंडशेक किया है, तो इनके थ्रू एड्स जो है वो स्प्रेड नहीं होता। बहुत सारे लोगों में ये भी एक मिथ होता है कि टच करने से या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ये डिजीज़ हो गई है तो हमें उसके पास नहीं बैठना है, उससे बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं होता है, ये अदर प्रोसेसेस के थ्रू जो है स्प्रेड होता है। अब जब इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में, तो एक टाइम ड्यूरेशन होती है। जब इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन का अपीयरेंस जो है बॉडी में देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि एड्स के सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों में एक टाइम पीरियड होता है, एक लैग पीरियड होता है, जो कि कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में किसी इंडिविजुअल को HIV से इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ है 2-3 दिन बाद उसके सिम्टम्स उसको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, इसके सिम्टम्स जो हैं शो होने में कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक का टाइम लग जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसका क्योर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है कि सिम्टम्स दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उतने टाइम में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है बॉडी में कि उसको क्योर नहीं किया जा सकता। इम्यून सिस्टम जो है फाइट नहीं कर सकता इतनी सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। दिस पीरियड मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स तक का भी टाइम लग जाता है इसके सिम्टम्स को शो होने में जब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद से। आई होप कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से समझ में आई होगी अबाउट एड्स। आगे की अगर हम बात करें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, तो कैसे ये स्प्रेड होता है ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक इंडिविजुअल, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जब वो मोर देन 1, 2, 3 या फिर कहें कि मल्टीपल पीपल्स के साथ वो सेक्सुअली कांटेक्ट में होता है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन कॉज होने के। बिकॉज एक इंडिविजुअल जो है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, जब वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में है, तो ये नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मे बी ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके थ्रू दूसरे इंडिविजुअल को हो सकता है। इस तरीके से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू इस तरीके का इन्फेक्शन फैल सके। नेक्स्ट अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें आ जाता है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर यदि किसी इंडिविजुअल को ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, उसको ब्लड चढ़ाया गया, ब्लड दिया गया, और वो ब्लड जो है ऐसा दिया गया कि वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड था, तो इस केस में भी बहुत हाई चांसेस होते हैं एड्स के फैलने के, HIV के इन्फेक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें देखने को मिलता है कंटामिनेटेड सिरिंज निडल्स जो है यूज़ की जाए। फॉर एग्जांपल कि कोई पब्लिक हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर सिरिंज निडल्स जो है उनका बहुत अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। तो हुआ क्या कि एक इंडिविजुअल जो है उसने सिरिंज निडल्स जो हैं वो फ्रेश यूज़ की, फिर क्या हुआ, कोई अदर इंडिविजुअल को सेम निडल सिरिंज जो है वो यूज़ कर ली, तो इस केस में भी बहुत हाई चांस होते हैं कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है।
एक लास्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें ये भी हो सकता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। मदर टू चाइल्ड कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का टाइम है, गेस्टेशन पीरियड चल रहा है उसका, ठीक है, तो उसके वूम में जो चाइल्ड है, उसका जो फीटस है, अगर यदि मदर इन्फेक्टेड है पहले से, तो मदर के थ्रू उसके बच्चे में जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन के। सो मदर टू चाइल्ड भी ये इन्फेक्शन जो है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जिसके थ्रू नहीं हो रहा है वो चीज़ भी ऐड की जा सकती है, जैसे कि टच करने से, फिजिकल कांटेक्ट में, जैसे कि हाथ मिलाने से या हग करने से, पास में बैठने से, इस तरीके से नहीं होता। सेक्सुअली इंटरकोर्स जो है, सेक्सुअली कांटेक्ट में जो होते हैं मोर देन वन इफ, तब हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, या फिर कंटामिनेटेड जो सिरिंज नीडल्स हैं उसका यूज़ किया, या फिर मदर टू चाइल्ड, ये सारे के सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हैं इनके थ्रू HIV का इन्फेक्शन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद अगर हम और इसमें इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये आ जाता है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। जैसा कि हम जान चुके हैं जो HIV है वो किससे बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस मेंबर जो है, ग्रुप जो है वायरस का, इससे बिलोंग करता है। तो अब ये जो रेट्रोवायरस है इसका रेप्लिकेशन कहने का मतलब ये हो गया कि इसका कॉपी नंबर जो है, इसकी प्रोजेनी जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, ये प्रोसेस हमें देखना है कि एक सेल इन्फेक्टेड हुई उसके बाद पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे इन्फेक्ट हो जाता है, कैसे इतना सारा इन्फेक्शन इसका कॉज होता है, इसकी बात करनी है हमें रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस में। तो इसको हम समझते हैं कि क्या कहते हैं, वायरस जो है, ये जो रेट्रोवायरस है, जो HIV वायरस है, ये क्या हुआ, ये एंटर किया ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के प्रोसेस जो हैं उसमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू वायरस जो है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर गया, HIV वायरस जो है वो एंटर कर गया बॉडी में। उसके बाद ये क्या करेगा, जो मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं, इसमें एंटर कर गया। एक पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि ये जो HIV वायरस है, रेट्रोवायरस जो है, ये कैसा है, ये RNA कंटेनिंग वायरस है। ये क्या किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो प्रोसेस हैं उसमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर गया। बॉडी में एंटर करने के बाद ये क्या है, मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वहाँ पर एंटर कर जाता है। अब मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वहाँ पर एंटर करने के बाद क्या होता है कि ये जो RNA जीनोम था, RNA कंटेनिंग वायरस था, ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में, RNA से DNA की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कन्वर्जन है कि RNA जीनोम था जो कि वायरल जीनोम में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर एक एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। ये जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आता है कि रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस एड्स से रिगार्डिंग HIV वायरस जो कि RNA कंटेनिंग वायरस था, वो बॉडी में एंटर करने के बाद वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है, DNA वायरल जो है उस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो वो किस पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो RNA को DNA में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपल सी बात ये है। सो जो RNA जीनोम था वायरस का, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया, वायरल DNA में। अब क्या होता है कि ये वायरल DNA में कन्वर्ट हो गया, ये जो वायरल DNA है
ये क्या करेगा, ये एंटर करता है होस्ट का जो डीएनए है वहां पर। होस्ट सेल डीएनए जो है उसमें एंटर कर जाता है, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसके बाद जब ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड हो गई सेल। जो इन्फेक्टेड सेल है उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जो वायरल डीएनए था वो होस्ट सेल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ, एंटर कर गया उसमें। एंटर करने के बाद, इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये क्या करता है कि सेल इन्फेक्टेड हो गई। अब इस इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है, गाइड करता है कि ये बहुत सारी कॉपी नंबर जो है, प्रोजेनी जो है वायरस पार्टिकल्स की, उसको प्रोड्यूस करे। उसके बाद प्रोड्यूस करे, फिर क्या करता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, मींस मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं, या फिर हम कहें कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती हैं वायरस पार्टिकल्स, वायरस की जो प्रोजेनी है उसको। साथ ही साथ क्या होता है कि एचआईवी जो है वो एंटर कर जाता है टी हेल्पर सेल्स जो हैं उसमें। उसके बाद क्या होता है, आगे का प्रोसेस हम अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या बात की गई थी, जैसा कि मैंने अभी तक डिटेल में बता दिया कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, ये जो वायरस था वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जो प्रोसेस हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेसेस में से किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक पर्सन की बॉडी में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये जो वायरस है वो कहाँ पर एंटर कर जाता है, मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं उसमें एंटर कर जाता है। इन ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स में एंटर करता है वहाँ पर क्या होता है कि आरएनए जीनोम जो है, आरएनए जो कंटेनिंग वायरस है, ये रेप्लिकेट करता है टू फॉर्म वायरल डीएनए। कहने का मतलब ये हो गया कि आरएनए से डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर क्या होता है, दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, ये जो वायरल डीएनए है ये क्या होगा, होस्ट सेल का जो डीएनए है वहाँ पर एंटर कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए में, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। और फिर उस तरीके से ये जो वायरल डीएनए है होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने के बाद सेल जो है उसको ऑर्डर देगा, उसको डायरेक्ट करेगा, उसको गाइड करेगा कि वो वायरस पार्टिकल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करे, उसकी प्रोजेनी जो है उसको इंक्रीज करे। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस सेल्स जो हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो कंटिन्यूसली वायरस पार्टिकल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करती भी हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो एचआईवी एंटर करता है इनटू टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जिसको हम शॉर्ट में TH इस तरीके से भी लिखते हैं। तो एचआईवी जो है वो एंटर कर जाता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, रेप्लिकेट करता है एंड प्रोड्यूस करता है, फिर वायरस की प्रोजेनी जो है उसको प्रोड्यूस करता है। से वायरस की प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, द प्रोजेनी वायरस इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। इस तरीके से वायरस का जो कॉपी नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये जो वायरस है वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, एंड
अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, और जो अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उस पर अटैक करते हैं। ये थी बात सिंपल सी कि सबसे पहले वायरस जो है बॉडी में एंटर किया, बॉडी में एंटर करने के बाद इसका जो आरएनए जीनोम था वो कन्वर्ट किया इसने डीएनए की फॉर्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। डीएनए जो वायरल डीएनए था वो एंटर कर जाता है होस्ट सेल जो डीएनए वहाँ पर, और वायरस पार्टिकल्स जो है वो उनको प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ साथ ये क्या करता है कि जो इम्यून सिस्टम के हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उसमें एंटर कर जाता है, वहाँ पर वायरस पार्टिकल्स को और प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद ये जो वायरस पार्टिकल वायरल प्रोजेनी है वो ब्लड के में रिलीज हो जाती है और अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उस पर अटैक करता है। अभी तक का प्रोसेस था इतना। उसके बाद क्या होता है, ये साइकिल जो है वो एक रिपीटेड मोड में चलती रहती है, रिपीटेड मोड में चल रही होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं बॉडी में उसका जो नंबर है, जो सेल्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। अब ये जो रिपीटेड मोड में साइकिल चल रही है, वायरस की प्रोजेनी इंक्रीज हो रही है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो साइकिल चल रही है, ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, इस पीरियड में जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो सफ़र कर रहा है पर्सन, वो अदर इन्फेक्शंस जैसे कि चाहे फीवर हो गया, डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया, ऐसे सिम्टम्स जो हैं, ऐसे और अदर इन्फेक्शंस से भी सफ़र कर रहा होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज। जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो हैं उसका नंबर डिक्रीज हो जाता है इस रिपीटेड साइकिल की वजह से, तो वो जो सफ़र कर रहा है पर्सन वो अदर इन्फेक्शंस जो हैं उससे भी सफ़र करने लग जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वीक हो गया है। जो इम्यून सेल्स हैं जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो उनका नंबर इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो किसी भी अदर इन्फेक्शन जो होगा अगर बॉडी में तो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता है, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया, फीवर, इस तरीके के बहुत सारे अदर सिम्टम्स, अदर इन्फेक्शंस जो हैं उसकी बॉडी को और वीक बनाते हुए चलते हैं। सो वन शॉट अगर हम एक बार और ये जो रेप्लिकेशन मोड ऑफ रेट्रोवायरस है इसकी बात करें तो यहाँ पे था हमारे पास HIV वायरस जो है, इसकी बात की गई। ये क्या किया, एंटर कर गया बॉडी में। ये जो HIV वायरस था ये कैसा था, ये RNA कंटेनिंग वायरस है। अब बॉडी में एंटर करने के बाद ये क्या है, RNA जो है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में। वायरल DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये वायरल DNA जो है वो एंटर करता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल DNA में। होस्ट सेल DNA में एंटर करने के बाद, इनकॉर्पोरेट करने के बाद कॉपी नंबर जो है उसको इंक्रीज करता है। प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स या प्रोजेनी इंक्रीज करता है, कॉपी नंबर जो है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद ये जो है, ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, ये एंटर कर जाते हैं टी हेल्पर सेल्स या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वहाँ पर। अब जब ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं इसमें एंटर कर जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है
कि जो TH लिख रही हूँ मैं यहाँ पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट के लिए, इसका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होने लग जाता है। अब इनका नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ जो सफ़र कर रहा होता है इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिजीज़ से, उसकी बॉडी में अदर इन्फेक्शंस जो हैं वो भी फैल जाते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं फीवर हो गया, या फिर डायरिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं वेट लॉस जैसा इन्फेक्शन जो है, ये सारे की सारे सिम्टम्स, ये इन्फेक्शंस भी होते हैं। उसके बाद अदर इन्फेक्शंस भी अगर उसकी बॉडी में हो रहे हैं तो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर पाए। और ये जो साइकिल है ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से रिपीटेड मोड में चलती रहती है, जिसकी वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है उनका नंबर डे बाय डे डिक्रीज होता जाता है। ये सारी की सारी सिचुएशन होती है इस पर्टिकुलर डिजीज़ में। अब अगर हम बात करें कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, हमने बात कर ली कि एड्स क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके बाद इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, उसका कॉपी नंबर कैसे इंक्रीज होता है, ये सारी की सारी चीज़ें बात कर ली। इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स जो हैं उन पर अटैक करता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उस पर अटैक करता है। अब बात करते हैं कि जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कैसे हम इसको डायग्नोज करा पाएँ, ठीक है, किस टेस्ट के थ्रू इसका एनालिसिस किया जाता है। तो एलाइजा नाम का एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है, ठीक है, इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर डिजीज़ जो है उसको डायग्नोज करा सकते हैं। एलाइजा की बात करें, इसकी भी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या है, ये एक ऐसे है, ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे बॉडी फ्लूइड हैं, चाहे वो ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, ब्लड हो गया, या फिर हम बात करें यूरिन, ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इसमें से किसी भी सैंपल को हम लेकर एलाइजा जो टेक्निक है, ये जो ऐसे है, इसके थ्रू डायग्नोज करा सकते हैं एड्स को। अगर यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो हैं उसका इंटेक करते हैं। अब ये जो मेडिसिन होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, कंप्लीटली इस पर्टिकुलर डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव होते हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। जब हम इन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इंटेक करेंगे, लेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये पार्शियली इफेक्टिव होंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हमारी बॉडी जो है काम कर सकती है, लेकिन क्या कहते हैं, जो इससे अल्टीमेटली डेथ जो होनी है उसको ये स्टॉप नहीं कर सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकती, ये जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैसे एड्स का जो इन्फेक्शन है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री जो है वहाँ पर, या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोब की बात की जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ीज़ जो है वो कॉज हो सकती है और इसका क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है, वो डेथ ही होता है। तो किस तरीके से इस पर्टिकुलर डिजीज़ से बचा जा सकता है। सो प्रिवेंशन ऑफ एड्स में क्या होता है कि इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में नैको के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि NGOs बोलते हैं जिनको, ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको एड्स के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, तो उन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इस पर्टिकुलर डिजीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ ही साथ WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है,
उसने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि जो HIV के इन्फेक्शन का स्प्रेड है, जो फैल रहा है इन्फेक्शन, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसमें आ जाता है मेकिंग ब्लड बैंक। जो HIV WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ब्लड बैंक्स जो हैं उनको बनाया है। अब ब्लड बैंक में क्या होता है कि यहाँ पर सेफ प्योर जो ब्लड है, किसी भी इन्फेक्शन से कंटामिनेटेड ना हो, इस तरीके का ब्लड जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। इन केस किसी इंसान को ब्लड की नीड होती है तो हम ब्लड बैंक्स जो हैं वहाँ से प्योर फॉर्म में विदाउट एनी इन्फेक्शन वाला ब्लड जो है उसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ WHO जो है, जो अपने प्रोग्राम्स चला रहा है, उसके थ्रू हमें ये बताया जाता है कि यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। जितने भी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज जो है उनका यूज़ किया जाए। एक सिरिंज जो है वो यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ये नहीं है कि उसी सेम सिरिंज जो है उस किसी अदर इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ कर ली जाए, इस तरीके से नहीं यूज़ करनी है। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। जैसे कि हमने जाना मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये एक इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है एड्स के डिजीज़ होने का। तो उसमें ये बताया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया कॉन्डोम्स का, जिससे कि लोग अवेयर हों। एंड एडवोकेटिंग अबाउट सेफ सेक्स जो है विद प्रिकॉशंस किया जाए, इस तरीके से एडवोकेट किया जाता है। साथ ही साथ ये भी प्रमोट किया जाता है कि जो HIV का इन्फेक्शन है, इसके लिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो रेगुलरली चेकअप कराए, डायग्नोज कराए, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसको परफॉर्म कराए, जिससे कि अगर यदि किसी इंडिविजुअल को इसका इन्फेक्शन होता है तो बहुत अर्ली स्टेज पर ही पता चल जाए और क्या कहते हैं उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले सके। इस तरीके से ये होते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है एड्स का, ये हो जाता है फिनिश। आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है, जितना भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हमारा कैंसर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें एंड कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई करें, चाहे वो बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।